Good evening, everybody. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section from Dynamic Foundry Group on the behalf of Dynamic Foundry Group. And today's topic is standard practice to remove slag from induction furnace. आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस स्लैग को इंडक्शन फर्नेस से निकालने की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. दिस स्लैगिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इंडक्शन बेल्टिंग में इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है. तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं. After charging and metal gets ready in induction furnace, one has to ensure chemical composition of the metal. But before that, we need to clean the metal by deslagging the metal by removing the slag and by separating the impurities. चार्जिंग के बाद जब अपना मेटल रेडी हो जाता है तो उसका इंडक्शन फर्नेस में उसका जो केमिस्ट्री है उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसे हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अगर कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स है तो एडजस्टमेंट के लिए हम जाते हैं. लेकिन जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन को चेक करने जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट को लेते हैं या फिर सैंपल को इंस्पेक्शन के लिए लेते हैं, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा मेटल क्लीन होना चाहिए. और उसको क्लीन करने के लिए हमें डिस्लैगिंग की जो प्रोसेस है या इम्प्योरिटी जो मेटल में है उसे अलग करना बहुत जरूरी है. तो ये डिस्लैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है so that our metal will be clean. और clean metal से जो केमिकल कॉम्पोजिशन हम चेक करेंगे वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला मिलेगा. For deslagging, one has to raise the metal temperature of bath metal up to 1520 to 1540 degree. You need to raise the metal temperature to get better result in deslagging. यहाँ पर जो मैंने 1520 1540 लिया एक फिगर दी है. ये जरूरी नहीं कि आप 1520 और 1540 ही टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन आपकी पोरिंग टेम्परेचर क्या रेंज में है, आपका लैडल का कंडीशन क्या है, आपका फर्नेस का साइज क्या है, सैंड टू मेटल रेशियो क्या है, कास्टिंग का वॉल थिकनेस क्या है, लैडल कंडीशन कैसी है, फर्नेस टू मोल्डिंग डिस्टेंस कितना है, आपकी पोरिंग प्रैक्टिस क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. मैंने जस्ट एक फिगर दी है यहाँ पर कि आपको 1520 या 1540 के आसपास टेम्परेचर अगर लेना है, यानी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है. बिकॉज अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो आप डिस्लैगिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे. डिस्लैगिंग के लिए हमेशा टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा राइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी स्लैग फर्नेस को चिपका हुआ है वो सही तरीके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसे निकालना ज्यादा आसान हो जाता है. अगर वो लिक्विड फॉर्म में न आके अगर लाइनिंग को चिपका रहेगा तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए आपको मेटल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज करना बहुत जरूरी है. देन वन हैज टू ऑफ द फर्नेस so that all the impurities in the metal and slag will start floating on the metal surface. It will take around 5 to 10 minutes if furnace has more slag built up. अगर आपके फर्नेस में बहुत ज्यादा स्लैग है तो ये 5 से 10 मिनट लेगा. जब आप टेम्परेचर लेके फर्नेस को ऑफ करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको फर्नेस को बंद करना है, ऑफ करना है, ताकि जो स्लैग चिपका हुआ है वो फ्लोट हो जाएगा, ऊपर आएगा और आप उसे मेटल सरफेस से निकाल पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफ द फर्नेस बिफोर यू डिस्लैग द मेटल. इसके लिए कम से कम आपको 5 या 10 मिनट वेट करना पड़ेगा तो पूरा स्लैग ऊपर आएगा और उसे आप निकाल पाओगे. Without switch of the furnace, you will not able to get most of the slag and impurities on the metal surface. तो अगर आप स्लैग को पूरी तरह निकालना चाहते हो तो फर्नेस को ऑफ करना चाहिए. अगर आप फर्नेस को ऑफ नहीं करोगे तो पूरा स्लैग ऊपर नहीं आएगा और आपका जो स्लैग निकालने का जो ये तरीका है या निकालने की जो कोशिश है वो अधूरी हो जाएगी, ये पूरी नहीं होगी. एंड इट विल नॉट गिव यू 100% satisfied result if the you're not switching off the furnace. So switching off the furnace is very important. However, in actual practice, for getting optimum productivity, operators are not willing to wait for 5 to 10 minutes after switch off of induction furnace. एक प्रैक्टिकल फैक्ट है कि बहुत सी जगह मैंने देखा है कि हम टेम्परेचर तो ले लेते हैं लेकिन टेम्परेचर लेने के बाद फर्नेस को ऑफ करना, उसके बाद 5 या 10 मिनट रुकना प्रैक्टिकली बहुत से जगह पॉसिबल नहीं होता है. बिकॉज एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी. तो ये 5 या 10 मिनट आपके जो आइडियल फर्नेस को रखना, वेट करना, उसमें निकल जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी. तो लोग इसे अवॉइड करते हैं और
ज्यादा से ज्यादा फर्नेस को बंद करके थोड़ा जल्दी से स्लैग निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको पूरा स्लैग निकालना है तो कम शीट में कम से कम एक बार शुरू वाली जो इनिशियल हीट है उसके लिए आपको फर्नेस को बंद करना होगा और थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि पूरा स्लैग ऊपर आ जाए। But if slag buildup is high and we are using turning boring in the charge, then there are chances of more slag buildup in the inside the furnace. So in this case, one has to spend this much time to deslag and to maintain clean furnace, which in turns will improve the melting capacity. तो ये अगर वापस एक सर्कल है, अगर आप उस स्लैग को निकालने में 5 या 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो तो ये स्लैग निकलेगा नहीं, और अगर स्लैग नहीं निकलेगा तो आपकी वैसे भी प्रोडक्टिविटी मेल्टिंग इफिशिएंसी कम होने वाली है, हीट जल्दी नहीं आएगी, लेट आएगी, देरी से आएगी, और आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे भी हैम्पर करेगी। लेकिन अगर आप वो समय देते हैं स्पेसिफिकली पीरियोडिकली, आप 2 हीट के बाद, 3 हीट के बाद, या शुरू में स्लैग को निकालने को ये समय देते हैं और स्लैग पूरी तरह निकालते हैं ताकि आपका फर्नेस क्लीन हो जाता है। तो जबकि फर्नेस क्लीन हो जाता है तो आपका मेटल भी ज्यादा बैठेगा, फर्नेस भी जल्दी आएगी, इफिशिएंसी मेल्टिंग की बढ़ेगी, एंड यू कैन एबल टू make up that whatever time you have spent, you can able to make up with the increased efficiency of the melting। तो ये आप अपने आप में एक सर्कल है। आप कोई सर्कल से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फर्नेस को होल्ड करके स्लैग निकालने के लिए, एंड देन यू विल गेट सम डेफिनेटली गुड एडवांटेज। इससे ऑपरेटर का फटीग भी कम हो जाता है, वो रेगुलरली वो स्लैग निकालना उसके लिए तकलीफ दे होता है। स्लैग अगर बिल्टअप रहेगा तो मटेरियल अंदर नहीं जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिससे वो छुटकारा पा सकता है अगर इनिशियली वो 5 या 10 मिनट स्लैग निकालने के लिए देते हैं। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस मैंने अभी बताई, ये फर्नेस के शिफ्ट के शुरू में पहले हिट में नॉर्मली लोग करते हैं, दे आर प्रेफरिंग टू डू दैट इन ऑन द फर्स्ट हिट इटसेल्फ, जिससे आपका फर्नेस क्लीन हो जाता है, एंड देन होल शिफ्ट यू कंटिन्यू विद द सेम, कि आप रेगुलर वाला स्लैग निकालते जाएंगे तो वो धीरे धीरे तो स्लैग बढ़ेगा लेकिन उतना तादाद में नहीं बढ़ेगा। तो अगर पहले हिट में ये अगर प्रैक्टिस आप इस्तेमाल करते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के ले, फर्नेस को बंद करे और 5 या 7 मिनट या 10 मिनट तक वेट करे और पूरा स्लैग निकाले, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू इन removing the slag properly, and it make your furnace or crucible clean with a slag free, जैसे आपकी मेल्टिंग इफिशिएंसी पूरे शिप में बढ़ेगी। एंड इट इज कॉल्ड एज अ वॉश आउट हीट, से हम वॉश आउट हीट बोलते हैं बेसिकली इस प्रैक्टिस को, जिससे आपको जो फर्नेस है वो क्लीन मिलेगी और उससे आपकी मेल्टिंग इफिशिएंसी काफी बढ़ेगी। After first washout heat, one can remove the slag every heat by just shut down the furnace and wait up to 1 or 2 minutes maximum to get the slag on top of the metal. Here the metal temperature is also close to whatever your tapping temperature। तो यहाँ पर ये अगर एक पहली वॉश आउट हीट होती है और आपकी फर्नेस क्लीन है तो उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस में आपने फर्नेस को आपको बंद करना है, जस्ट 1 या 2 मिनट वेट करना है और स्लैग को निकालना है, और मेटल का टेम्परेचर भी है वो आपको टैपिंग टेम्परेचर के करीब लेना है। तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। शुरू के हिट में आपकी फर्नेस वैसे भी क्लीन हो चुकी है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ी हुई है, तो पूरे शिप भर अगर ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहे तो उससे आपको इफिशिएंसी भी मिलेगी और आपको टाइम भी बचत आपकी होगी। तो ये प्रैक्टिस नॉर्मली गुड मेल्टिंग प्रैक्टिसेस में आती है, जो आई एम ऑलवेज प्रेफरिंग। उससे आपकी मेटल पावर भी कम हो जाएगी और साथ ही में मेटल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेल्टिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपका मेटल भी क्लीन रहेगा जिससे मेटल क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रूव हो जाती है। During washout heat, where we raise the metal temperature above expected tapping, temperature crosses 15-20 degree. Due to oxidation of metal, it may lose nucleation effect, and also carbon in some cases increase by almost 0.1 to 0.2%। तो यहाँ पर वॉश आउट हीट जब भी आप लेंगे तो आपका टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने 15-20 लिया है, लेकिन कई बार आपको 1570 1580 तक भी टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, जैसे मैंने पहले बताया। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस फिगर। यू हैव टू आपको खुद को आपकी ये फिगर जो है टेम्परेचर रेंज की वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये 1520 आप दिमाग से निकाल दो। एक लेवल पे आपको टेम्परेचर लेके जाना है जहां पर आप वॉश आउट हीट प्लान कर सकते हो। तो उस टेम्परेचर के बाद
ये होता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है बिकॉज यू ऑलरेडी राइज द टेम्परेचर अबाउट योर एक्सपेक्टेड टेम्परेचर, तो उससे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है जिससे आपका न्यूक्लिएशन लॉस होगा। साथ ही में अगर आपका कार्बन की लेट रिकवरी है तो उससे वजह से आपका कार्बन जो आपने पहले चेक किया है वो और बढ़ने के चांसेस भी होते हैं 0.1 0.2 से भी। तो ये एक फैक्टर होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इन दैट केस यू हैव टू कॉम्पेंसेट दिस बाय एडिंग सम 10 to 20 kg pig iron to the bath metal। तो इसको आपको कॉम्पेंसेट करना है बाय एडिंग 10 to 20 kg ऑफ पिग आयरन। कई लोग पिग आयरन की जगह सिलिकॉन को ऐड करते हैं, या फिर कुछ लोग इनोकुलेशन या फिर डिऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड करते हैं। तो अलग अलग तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका ये जो ऑक्सीडेशन है उससे ऑक्सीडाइज हुआ क्या मेटल है उसे फिर से उसका न्यूक्लिएशन जिंदा करे, उसका न्यूक्लिएशन रिट्राइव करे। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं जैसे कि पिग आयरन है, फेरोसिलिकॉन है, इनोकुलेशन है, डिऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका जो न्यूक्लिएशन खराब हुआ है, जो न्यूक्लिएशन डैमेज हुआ है, उसको आप थोड़ा सा रिट्राई कर सकते हैं, उसे आप वापस न्यूक्लिएटेड कर सकते हैं उस मेटल को, जिससे मेटल की क्वालिटी आपकी बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी। And this is another best melting practice to make sure your nucleation retained properly and you will get good quality of metal for pouring। तो उससे आपका मेटल का न्यूक्लिएशन भी अच्छा रहेगा और आपको अच्छी क्वालिटी का मेटल पोरिंग के लिए मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आप जरूर याद रखिए। one has to follow this process not only in the furnace but when bath is ready, and but one has to remove the slag at every transfer point like metal tapping from furnace to ladle, then from treatment ladle to pouring ladle, and from ladle spout बिफोर पोरिंग। तो बेसिकली रिमूव स्लैग जो करना है आपको, स्लैग निकालने की जो प्रक्रिया है उसे सिर्फ आप फर्नेस में नहीं करना है तो बल्कि हर स्टेज पे, जैसे कि हम मेटल फर्नेस से लैडल पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो लैडल में, लैडल से ट्रीटमेंट लैडल से पोरिंग लैडल में कर रहे हैं तो वहां पर, पोरिंग लैडल से मोल्ड में कर रहे हैं तो वहां पर, तो हर जगह जहाँ पर ट्रांसफर होता है मेटल तो वो हर जगह पे, हर स्टेज पे आपको ये स्लैग निकालना है, क्योंकि स्लैग जनरेट होता रहता है। स्लैग जो एजियान में स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि लिक्विड स्लैग होता है, वो इट इज कंटिन्यूअसली गेटिंग जनरेटेड इन द मेटल। कास्टन में भी काफी स्लैग होता है जो हम सिर्फ फर्नेस से निकालते हैं, उस समय तो रहता है। बाद में जब लैडल में मेटल लेते हो तो लैडल से भी कुछ स्लैग का रहता है जो मेटल, उसमें हम जब टैप करते हैं तो वो अगेन मेटल के टेम्परेचर के वजह से अगेन कम इनटू लिक्विड फॉर्म, तो वो भी फिर वो ऊपर सरफेस पे आने लगता है। जो स्पाउट होता है उसका डायमीटर कम होता है तो उसमें कई बार स्लैग चिपका रहता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो फिर उसको टेम्परेचर की वजह से वो भी फ्लोएबल बन जाता है। तो इस सारे जो स्लैग अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेजेस पे है, हर बार आपको स्लैग पाउडर या स्लैग 30 या जो भी आपका स्लैग निकालने वाला कोई तरीका है उससे डाल के आपको निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप जितना इफेक्टिवली स्लैग को रिमूव करेंगे उतनी बेहतर तरीके से आप मेटल के क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। इन डक्टाइल आयरन slag generated is lesser than cast iron due to raw material used in turning boring and MS scrap in cast iron। जैसे मैंने पहले बताया कि जेआईएन में लिक्विड स्लैग होता है लेकिन परसेंटेज ऑफ स्लैग जनरेशन है वो कंपेयर टू कास्ट आयरन कम होता है, बिकॉज उसमें हम नॉर्मली बोरिंग नहीं डालते हैं, एमएस स्क्रैप भी नहीं डालते हैं। जो भी मटेरियल डालते हैं वो नॉर्मली हम सीआरसी बंडल डालते हैं, और सीआरसी बंडल में ज्यादा कचरा या फिर वो इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है कि स्लैग का जनरेशन कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो स्लैग है वो लिक्विड स्लैग है एंड इट इज कॉन्स्टेंटली जनरेटिंग, बिकॉज आप जानते हैं कि डक्टाइल आयन में मैग्नीशियम इज ट्रीटिंग विद मैग्नीशियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों भी लिक्विड स्लैग है जिसे हम ड्रॉज बोलते हैं। तो ये फॉर्म होता ही रहता है और हर स्टेज पे, हर जगह पे आपको उसको निकालना पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली कई बार हम बात करते हैं कि कास्ट आयरन में ये जो स्लैग है उसका जनरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। हम ये भी जानते हैं कि बर्निंग लॉस की जब हम बात करते हैं तो कास्ट आयरन का बर्निंग लॉस हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डक्टाइल आयरन। तो यही कारण है कि जो स्लैग जनरेट होता है वो डक्टाइल में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो जनरेट होता है वो लिक्विड स्लैग होता है, उसे निकालना एक चैलेंज होता है और उसे हर स्टेज पे वो
हमेशा जनरेट होता है, तो उसे निकालने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं. So it is very important to remove the slack in both ductile iron as well as cast iron. In ductile iron, it is more challenging. Also, temperature required in ductile iron is higher, so built up of slag is less in ductile iron. फर्नेस को चिपकने का जो चांसेस है स्लैग के वो भी कम होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर इन डक्टाइल आयरन इज वेरी हाई, सो slag tends to float on the surface of the metal. So cast iron production is more the slag generation will be higher. So need of slag removal is also important in cast iron. ये मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, एक स्लोगन है एट एवरी ट्रांसफर पॉइंट रिमूव स्लैग एंड ऐड इनॉक्यूलेशन. ये स्लोगन हमेशा याद रखे, हर ट्रांसफर पॉइंट पर आपको स्लैग निकालना है और इनॉक्यूलेशन करना है. स्लैग के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, लेकिन कई लोग फर्नेस में ग्लास को डालते हैं, कांच को डालते हैं, और बॉटम में अगर आप ग्लास या कांच को डालेंगे तो डेफिनेटली हेल्प्स यू इन प्रॉपरली रिमूव द स्लैग. वो जो स्लैग है वो सही तरीके से ऊपर आता है, मेटल सरफेस पे आता है, निकालना आसान हो जाता है. तो कई लोग बॉटम में कांच को डालते हैं, ग्लास को डालते हैं. एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा. स्लैग निकालने की जो आपकी प्रक्रिया है वो ज्यादा सुलभ और ज्यादा आसान हो जाएगी, ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और उससे आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज ये मिलेगा कि स्लैग निकालने में आपको मदद होगी. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में एक बेस्ट मेल्टिंग प्रैक्टिसेस में एक पार्ट है कि स्लैग को किस तरह निकाला जाए, किस तरह स्लैग को रिमूव किया जाए, ताकि आपका जो मेल्टिंग की इफिशिएंसी है, जो आपका जो मेल्टिंग का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो, मेल्टिंग की क्वालिटी बेहतर हो, और आपके आदमी का जो फटीक है, ऑपरेटर का फटीक है, वो भी कम हो जाए. तो ये सारी चीज़ें लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, और आप इम्प्लीमेंट करके आप यहाँ पर इसका जरूर उपयोग करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.